A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, कई कई साल चलते रहते हैं, तो उसमें हम रिवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें यह हमें यहाँ पता चलेगा। AS7 में ये अप्लाई होते हैं कॉन्ट्रैक्टर पर, ना कि कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आएगा। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट भी होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट भी होगा, जैसे शिप ब्रेकिंग है, रिस्टोरेशन ऑफ असेट, सब आ जाएंगे इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है कि काम हो गया तो अमाउंट मिल गई हमें, तो कंप्लीशन जो होगा वो तो बहुत टाइम बाद होगा, कई साल बाद होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम हर साल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो AS7 हमें बताएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें, कॉस्ट कैसे लिखें। प्राइमरी इशू क्या है कि हमें एलोकेट करना रेवेन्यू और कॉस्ट। कॉस्ट और रिवेन्यू अलग अलग सालों का लिखना है, मेन ऑब्जेक्ट ये है। डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन असेट की होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ असेट, एक से ज़्यादा असेट भी हो सकती है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है या इंटरडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन टेक्नोलॉजी वगैरह, उसे हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें प्राइस फिक्स्ड होता है, ठीक है। और कॉस्ट प्लस होता है जिसमें प्राइस फिक्स नहीं होता, जितनी कॉस्ट आएगी प्लस 5, 10, 20% जो भी आपस में बातचीत हुई है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिक्स प्राइस और कॉस्ट प्लस हो गया, ये हमने बात कर ली। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बहुत सारी एसेट कवर करेगा तो हमें हर एक एसेट को सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। इन सिचुएशन में separate proposal, when a contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as a separate contract. कब? जब सेपरेट प्रपोजल आए हैं सबकी एसेट के। मान लिया हम किसी के लिए 5 एसेट बनाने की बात हो रही है, 5 बिल्डिंग बनानी है, पांचों बिल्डिंग का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो ये 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट अलग अलग बना है, हमें अलग अलग सबका पता है ये वाला बिल्डिंग इतने की बनेगी, इतना पैसा लेंगे, ये वाली बिल्डिंग इतने की होगी, इतना पैसा लेंगे। अगर ये होता 5 बिल्डिंग 50 लाख की बनानी है तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर, है ना। मेनली तो फर्स्ट कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, कॉस्ट जो सबकी सेम है 50 लाख की, नहीं और एग्रीमेंट अलग अलग है। नहीं, कॉस्ट सेम की बात नहीं है, हम अलग अलग पता लगा पाए। अब मान लिया हमने 5 को एग्रीमेंट तो अलग अलग कर लिए कि ये भी बनाओगे, ऐसे ऐसे बनाओगे, ये बनाओगे, एक अलग एग्रीमेंट है और लिखा है कि सब 5 का पैसा 50 लाख है, अलग अलग हमें पता ही नहीं, तो फिर हम अलग अलग उसको नहीं मान सकते जब पता ही नहीं। ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज ए सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसे एक ही कब मानेंगे? जब सिंगल पैकेज में सारी बातचीत हुई है ना। जैसे आप शादी में किसी से कैटरिंग वाले से बात हुई, उससे कहा जी 1000 लोगों का खाना बनना है, उसमें क्या क्या होगा, चाट पकौड़ी, ये वो सब कुछ होगा, बात हो गई, तो ये क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आपने कैटरिंग वाले से बात नहीं करी, टिक्की वाले से अलग बात करो, आइसक्रीम वाले से अलग बात करो, तो ये अलग अलग हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो क्लोजली इंटर रिलेटेड कि उसका एक प्रोजेक्ट का ओवरऑल प्रॉफिट पर हमारा फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हमारा वो कंबाइन है। कॉन्ट्रैक्ट सब साथ में चलेंगे, लगातार चलेंगे, तो भी वो हमारा एक ही माना जाएगा, है ना। If an asset is to be constructed as an addition to an existing contract, the construction of additional asset should be treated as separate in the following condition. मान लिया आपका एक तय हो गया कि एक मकान बनाना है, अब वो मकान बन रहा है, हमने कहा इसमें एक मंजिल बनाने की बात हुई थी, वो बना रहे, हमने कहा एक मंजिल और बना दो, तो अब इसे सेपरेट माने या अलग माने? उसी में कंप्लीट मान ले। तो अगर सेपरेट मानेंगे तब जब इसका अलग से प्राइस तय होगा, अलग एग्रीमेंट बनेगा। उसी में कहा हाँ भाई 5 लाख है वो जो बन रहा था, हमने कहा जी यार इसमें है ना कुछ खर्चा ज्यादा आ रहा है, 5 लाख में हमने जो बनाने की तय करी है इसे रिवाइज करो। हमने कहा ठीक है, हम बैठे रिवाइज कर रहे हैं जो ये वो, हमने कहा चल एक काम करो 5 की बजाय 6 लाख लेना और एक कमरा और बना दो ऊपर, वो मान गया।
तो अब हमने पुराने को रिवाइज करना था, नया एक कमरा, तो हम अलग अलग नहीं पता लगा सकते, तो ये एक पुराने में ही मर्ज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, एडिशनल एसेट सिग्निफिकेंटली डिफर इन डिजाइन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ओरिजिनल एसेट, और प्राइस एडिशनल का हमने अलग से नेगोशिएट करा, ओरिजिनल की अलग है, नई की बात अलग है, तो ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या आएगा, पैसा किस चीज का लिखोगे, रिवेन्यू क्या होता है, जो सेल से पैसा आता है, तो उसमें क्या आएगा, ये तो शुरू में जो तय हो गया, हमने बात करी भी 5 लाख लेंगे हम, आपका बिल्डिंग बना देंगे, तो ये क्या है, इनिशियल जो तय हुआ, तो ये रिवेन्यू है। काम करते करते उन्होंने कहा जी ऐसे करो वैसे करो, हमने कहा ऐसे वैसे नहीं, वैसे ही करेंगे। उन्होंने कहा भैया और पैसे ले लियो, कर दे, हमने कहा ठीक है, और पैसे जो ऐड होंगे वो भी रिवेन्यू है हमारा। बेसिक प्राइस में चेंज हो, प्राइस वेरिएशन हो, क्लेम हो, इंसेंटिव हो, रेजिडुअल वैल्यू हो, इन वेरिएशन जो भी होगा उन सबसे हमारा आ जाएगा, है ना। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। A claim is an amount that the contractor would collect from customer or any other party for the cost not included in the original contract. हमसे जो पहले तय हुई थी उसके अलावा कोई और चीज हमसे करवाई जाएगी तो हम पैसे तो लेंगे। The measurement of the amount of revenue from claim is uncertain and therefore is not included in contract revenue. However, claim are included in the contract revenue in the following condition. क्लेम जो एक्स्ट्रा काम का है वो पैसा हम कब इंक्लूड करेंगे रिवेन्यू में, जब उसके लिए नेगोशिएशन एडवांस स्टेज में चल रही है और ये पॉसिबल है कि कस्टमर मान जाएगा। जैसे आपने मेरे को कहा एक केक बना दो, केक बनाने का तय हो गया, आपने कहा जी 2 मंजिल का केक बनेगा, 2 मंजिल का ये डिजाइन है, वो सब कुछ हो गया, 2 किलो का बनेगा। अब मैंने कहा मैं बनाने लगा, वो 2 किलो का केक बन नहीं रहा, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैंने वो 3 किलो का बना दिया। तय हुई थी 3000, मैंने बिल बना दिया 4500 का, क्या मैं 4500 का रेवेन्यू लिख लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हें जब पता लगेगा तुम कहोगे मैंने तो कही नहीं, तुमने क्यों करा, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। कई बार क्या होगा, मैं कहूंगा देखो वो 2 किलो में नहीं बन रहा था, मैंने इतना बढ़िया ये करना दिया, आप कहे कोई बात नहीं रहा, ये भी हो सकता है। तो हुआ क्या, अब कब इसे रिवेन्यू को मानेंगे, हमने फोन करा, हमने कहा 2 किलो में नहीं बन रहा था, हमने 3 किलो बना दिया, उन्होंने फोन पे कहा ओके कोई बात नहीं, तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कहने का मतलब है एडवांस स्टेज में है और ये पॉसिबल है कि वो मान जाएगा, और हम अमाउंट ऑफ क्लेम मेजर कर सकते हैं आराम से। इंसेंटिव पेमेंट फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इफ इट इज प्रोबेबल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी मेट एंड द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट कैन बी मेजर रिलायबल। तय ये हुआ कि 2 साल में काम होना है, हमने 1.5 साल में निपटा दिया, और हमें लग रहा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जल्दी काम करने पे, तो लेकिन जब पूरी उम्मीद हो तभी लिखेंगे, ऐसे नहीं अंदाजे से ऐसे ही लिख दोगे उसको, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी है कि भैया आपको जल्दी काम करने पे पैसे मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पता चला जल्दबाजी के चक्कर में आपने काम खराब कर दिया तो पैसे मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा? नहीं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा। जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो आएगा, कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल एंड कैन बी एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सारी कॉस्ट आ जाएंगी, और जो हम अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, वो भी सब आ जाएंगी चीजें। कुछ साइड लेबर की कॉस्ट, लेबर काम कर रही है साइड पे, मटेरियल, डेप्रिसिएशन, मूविंग कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लान, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लान, डिजाइन का खर्चा, थर्ड पार्टी से कोई काम क्लेम हुआ वो, ये सब क्या है, कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंटल इनकम हो जाती है तो हम इस कॉस्ट को कम कर देंगे। जैसे हमने जनरेटर लगा रखा है, आज किसी वजह से हमारा काम है नहीं, वो पड़ोसी आ गया हमारे पास, कह रहा जनरेटर 1 दिन के लिए चाहिए, हमारे यहाँ शादी है। हमने कहा 5,000 रुपये लगेंगे, उन्होंने कहा ठीक है, 5,000 का जनरेटर उन्होंने ले लिया 1 दिन के लिए, तो हम अपनी कॉस्ट को कम कर देंगे ना।
कुछ चीज़ें हैं जो हम किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड करेंगे, और वो है जनरल ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और डेप्रीशिएशन ऑफ आइडियल प्लांट एंड मशीनरी। हमारे पास एक मशीनरी है 5 करोड़ रुपए की, वो ऐसी रखी है प्लांट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भेजी नहीं, तो डेप्रीशिएशन तो लगेगा उस पर, लेकिन आप उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे। रिवेन्यू और एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब एक स्टेज ऐसी है जो कंप्लीट हो गई है ना। एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। ये हम पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन लॉस है तो उसे एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है, कितना काम हो गया है, ये हमारा सर्वे के थ्रू करा सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्क हम देख सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट देख सकते हैं। इसमें वो फॉर्मूला नहीं है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ज्यादातर ये चलता है लास्ट में, कॉस्ट अपॉन एक्चुअल अप टू डेट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमने सोचा 10 लाख का खर्चा आएगा, 4 लाख का खर्चा आ चुका है, तो 40% काम हो गया, मतलब ऐसा। ठीक है, ये लिखा फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, रिवेन्यू कैसे लेंगे? मान लिया काम हो गया हमारा 80%, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 80% काम हो गया, कितना हो गया? और इस साल की शुरुआत में 5 लाख हम पिछले साल तक रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो इस साल का 3 लाख का हो गया ना रिवेन्यू। ठीक है, इस साल की कॉस्ट कितनी होगी अब तक की टोटल कॉस्ट, और जो पिछले साल की कॉस्ट थी वो लेस कर दोगे तो हमारी इस साल की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग एएस फॉलो करते हुए नहीं चलती। एक बार स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, हो सकता है उन्होंने उसमें अपडेट करके उसे एएस के हिसाब से करना दिया हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो वही फॉर्मूला लगाया था ना आपने, 1/3 2/3, वही तो करा था। नई वाले में नहीं है वो, है ना। हाँ, लेकिन वो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये वाला फॉर्मूला भी नहीं है, हैं? अभी देख लेंगे उसको। When the outcome of construction contract cannot be estimated reliably, then the contract revenue should be recognized only to the extent contract cost incurred of which recovery is probable. अगर हमें लग रहा है कि जो ढंग से हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो जिसकी ज़्यादा उम्मीद है पैसा कंफर्मेशन में मिलेगा, हम वही लिखें, है ना। और उसका खर्चा हम लिख दें हाथ हाथ ही, मतलब लॉस लिख रहे हैं अगर हो रहा है तो। लॉस जो भी है उसे इमीडिएटली लिख लेंगे, है ना। अगर हमें लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू से ज़्यादा होगी, तो जो लॉस है उसे इमीडिएटली हाथ वाथ लिख लेंगे, चाहे हम वेदर वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्टार्टेड और नॉट, और स्टेज, मतलब हमें लग रहा है लॉस होगा तो अभी लिख लो। AS7 से रिलेटेड नोट्स क्या है? ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है, चाहे रेंडरिंग सर्विसेज है ना। सर्विस आर पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट इफ द सर्विस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो AS7 अप्लाई नहीं होगा सर्विस पे। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर तभी होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप की है सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में इनिशियल अमाउंट क्लेम और वो सब आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इंसेंटिव पेमेंट भी तभी होगा जब एडवांस स्टेज पे उम्मीद है पैसा मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट आ जाएंगी, और इंसिडेंटल इनकम लेस हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जनरली अपीयर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्क ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। दिस चेंज इज टू बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर द पर्पस ऑफ AS5. It may be noted that this change in cost is neither a prior period or not extraordinary.
हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन कॉस्ट वगैरह करते हैं, तो हर साल हम कितना काम हो गया उसके लिए, तो उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो एस्टिमेट में चेंज है, उसकी वजह से ना वो प्रायर पीरियड आइटम है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है AS5 के हिसाब से। AS7 ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आप कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू का उसके लिए रिकॉग्नाइज करें। आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं है, मतलब आप एक काम कर रहे हो 3 साल, आप कह जी हम 3 साल के बाद ही लिखेंगे प्रॉफिट एक साथ, तो वो अलाउ नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कितना काम हो गया और हर साल रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, एलोकेटेड कॉस्ट आएगी, नॉन एलोकेबल क्या है, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, R&D वगैरह, है ना। WIP तभी लिखोगे जब उसे सर्टेनली आप निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कॉस्ट कैन बी इंक्लूडेड आफ्टर सेटिस्फाइंग द प्रोविजन ऑफ AS16 बोरोइंग कॉस्ट। वो ये है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए, लोन आपने इसी चीज के लिए लिया हो, असली में इंटरेस्ट दे रहे हो, जितना असली में इंटरेस्ट है उससे ज्यादा का आप नहीं लिख सकते इसमें। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही हमें कायदे से लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक अमाउंट है 9,90,000 का जो हमने इंकर किया है कॉन्ट्रैक्ट पर अप टू 31 मार्च 2010। ठीक है, खर्चा हो चुका है। सर्टिफिकेट मिला है हमें 12 लाख का, जिसमें से 10,80,000 का कैश मिल चुका है हमें। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज 22,500। अभी हमारा वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ है। ये हमें उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो और खर्चा होगा 60,000 का और खर्चा होगा, 2 महीने में 60,000 का और खर्चा होगा और काम हमारा 100% पूरा हो जाएगा। 12.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कंप्यूट ए कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू द P&L अकाउंट एज पर AS7। तो बताइए कितने काम हो गया। पर सबसे पहले हम पता लगाएंगे परसेंटेज कंप्लीशन कितना है। कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट अप टू डेट कितना है 990। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 990 तो हो गई, प्लस यहाँ लिखा है वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 60,000। तो हम 60,000 का और खर्चा करेंगे तो कितने परसेंट हो गया, यही तो करेंगे और कुछ भी करेंगे। कितना हो गया 94.29%। तो रिवेन्यू कितना लिखें इस साल का 12,50,000 इंटू 94.29%। कितना हो गया, सॉल्यूशन से देख के बता दो कितने परसेंटेज है। उसमें लिखा है 2 लाख का करके, बस 2 लाख का करा है उन्होंने कि टोटल वैल्यू सर्टिफिकेट 12.5 लाख है और 10.5 लाख कॉस्ट पड़ रही है, तो 2 लाख इंटू 94.29% प्रॉफिट। हाँ हाँ बताओ तो सही है कितना हो गया। 11,78,000। 625। हमारी कॉस्ट अप टू डेट है 9,90,000 और हमें जो और कॉस्ट होने की उम्मीद है
वो क्वेश्चन में दिया हुआ 60,000, तो हमारा 94.29% काम हो चुका है। हमारा जो फर्दर कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट आ रही है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम ही है टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 12 लाख का है, 1250 का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉफिट ही होगा फ्यूचर में। तो आज हमें रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, 12,50,000 का ये, और माइनस कॉस्ट अप टू डेट 9,90,000। तो हमारी कॉस्ट अप टू डेट क्या है, 9,90,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, हम्म 1,88,000। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक सीए के स्टडी मटेरियल में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं दिया कि 9,90,000 का खर्चा हो चुका है। उसमें ये दिया हुआ है कि 12 लाख रुपए का सर्टिफिकेट वर्क सर्टिफाइड है, और आगे लिखा है कि 22,500 रुपये अनसर्टिफाइड है, और 60,000 का खर्चा और होने की उम्मीद है। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो चुकी है, तो ये एज्यूम करना बेहतर है कि ये भी कॉस्ट पर ही दिया हुआ है। वैसे तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन अब हमें कुछ दिया नहीं तो हमें मजबूरी में एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि वर्क्स कॉस्ट अप टू डेट कितनी है, कॉस्ट अप टू डेट हमारी है वर्क सर्टिफाइड 12 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड भी तो कॉस्ट है हमारी, तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 22,500, और ये टोटल कितना हो गया, 12,22,500। ये कॉस्ट अप टू डेट है, प्लस फर्दर कॉस्ट 60,000, तो कितना हो गया, 12,82,500। ठीक है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितना है, 12,50,000। तो हमें एस्टिमेटेड लॉस कितना है, 32,500। तो इसका मतलब हमें लॉस होगा। तो हम लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम ये देखेंगे परसेंटेज कंप्लीशन कितना है। तो हमारा काम 12,22,500 कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100, कितना हो गया, 95.32%। तो इस साल का रिवेन्यू कितना हो जाएगा, 12,50,000 पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 95.32%, कितना, 11 लाख पूरा आ रहा है, 500, 11,91,500 ये इस साल का रेवेन्यू है? और कॉस्ट अप टू डेट कितनी है, 12,22,500। तो लॉस कितना है, लॉस ऑफ करंट ईयर कितना, 31,000, और टोटल लॉस कितना है, तो प्रोविजन फॉर लॉस कितना बनेगा, 1,500 का प्रोविजन फॉर लॉस हो जाएगा।
100% लॉस हो गया ना, एक साल मतलब रिकॉग्नाइज हो गया ना, ये हो गया और ये प्रोविजन बना दिया, इसी साल तो प्रोविजन बना रहे हैं, तो इसी साल तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? प्रोविजन अगले साल थोड़ी ना बना रहे हैं, प्रोविजन इसी साल बना रहे हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ। अगर हमें इस क्वेश्चन में ये दिया है तो हमारा फिर सिचुएशन ये है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इसीलिए हम आज भी प्रॉफिट ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है 100 लाख रुपीस का जनवरी में, और ये 80% कंप्लीट हो गया है और कॉस्ट आ गया 92 लाख, और हमें लगता है कि और 23 लाख रुपए का खर्चा होगा, एस्टिमेटेड लॉस 15 लाख होगा। तो हमें क्या करना है इस साल? तो सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीशन, कितना काम हो गया हमारा? 80% काम हो चुका है हमारा, है ना। तो यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन एट ए कॉस्ट ऑफ 92 लाख। तो रिवेन्यू कितना लिखेंगे हम? रिवेन्यू होगा 100 लाख का 80%, 80 लाख, लेस कॉस्ट अप टू डेट। कॉस्ट अप टू डेट कितनी है? 92 लाख। तो करंट ईयर का लॉस कितना है? 12 लाख। प्रोविजन कितना बनाएंगे? प्रोविजन फॉर लॉस 3 लाख, ताकि टोटल 15 लाख का लॉस आ जाए। ठीक है, कोई टेंशन? क्वेश्चन नंबर 3। एक टोटल प्राइस हमारा 150 लाख का है, टोटल कॉस्ट 120 की एस्टिमेटेड है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 40 लाख की कॉस्ट करी है, 35 लाख रुपए हमें मिल गए हैं। हमें बताना है कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है जो इस साल लेंगे। वो ये अलग चीज़ है, वो अभी हम बाद में बात करते हैं। तो परसेंटेज कितना कंप्लीट हो गया हमारा? 40 लाख का खर्चा हुआ है, टोटल 120 लाख सोचा था, कितना हो गया? 1/3 हमारा काम पूरा हो चुका है। तो रिवेन्यू कितना हो जाएगा? 150 का 1/3 50। कॉस्ट कितनी है? 40। प्रॉफिट कितना है? 10। अब अगर हमें कहा जा रहा है कि क्या पोजीशन होगी कि अगर हम सोच रहे हैं कि एडिशनल कॉस्ट 125 लाख हमें कंप्लीट करने पे करेंगे, है ना। व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ द कंपनी एस्टिमेट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 125? तो कॉस्ट अप टू डेट कितनी है? कॉस्ट अप टू डेट है 40। फर्दर एक्सपेंस कितने होंगे? तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 165, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? टोटल लॉस कितना होगा? 15। तो हम देखेंगे परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ है? 40/165 इंटू 100, 24.24%। तो रिवेन्यू कितना आएगा? 150 का 24.24%, 36.36। और कॉस्ट कितनी है? 40। करंट ईयर लॉस कितना है? 3.64। प्रोविजन कितने का बनाओगे? प्रोविजन फॉर लॉस 11.36, ताकि टोटल 15 लाख का लॉस आ जाए। तो इन क्वेश्चंस में यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। टोटल लॉस जैसे 15 लाख है, उसका डायरेक्ट 24.24% हो गया है ना। इसमें कोई दिक्कत है? जो इस साल का रिवेन्यू नहीं दिखाएंगे आप, कितना रिवेन्यू है?
इस साल की कॉस्ट नहीं दिखाएंगे, रिवेन्यू भी दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट भी दिखानी पड़ेगी।